हाय वेलकम टू डीप लर्निंग फ्रॉम स्क्रैच। प्रीवियस सेशन के अंदर हमने देखा कि एक्चुअली कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के अंदर जो हमारा फर्स्ट स्टेप था कॉन्वोल्यूशनल, वो किस तरह से अप्लाई होता है, डिफरेंट टाइप के फिल्टर से क्या मुराद है, वो सारी चीज़ें देखी। इस सेशन के अंदर हम कॉन्वोल्यूशनल को थ्योरेटिकली एंड करेंगे और अप टू द नेक्स्ट सेशन हम स्टार्ट करेंगे इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एक्चुअली जो सेकंड स्टेप था हमारे पास पूलिंग, वो क्या चीज़ है। तो स्लाइड पे बताया जा रहा है कि ए पूलिंग लेयर इज अनदर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द CNN, which mean convolutional neural network. It is a function in the progressively reduce the spatial size of the representation to reduce the amount of the parameter and computation in network. Pooling layer operates on each feature map independently. The most common approach used in pooling is max pooling. तो इन सिंपल वर्ड में अगर मैं बात करूं तो ये एक फंक्शन है जो कि कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के अंदर अप्लाई किया जाता है, जिसके जरिए से आप अपने अमाउंट ऑफ द पिक्सल जो आपके पास कॉन्वोल्यूशनल अप्लाई करने के बाद फीचर मैप के फॉर्म पर होता है उसे रिड्यूस करके और कम कर देता है। ठीक है, रिड्यूस करने की वजह यह है कि जो अभी हमारे पास अमाउंट ऑफ द पिक्सल है अभी भी वो ज्यादा है इन टर्म ऑफ द इनपुट। यही वजह है कि हम पूलिंग लेयर पर जाने के बाद वहां पर डिफरेंट फॉर्म की पूलिंग को अप्लाई करते हैं, जिसके जरिए से जो हमारे पास मजीद इंपॉर्टेंट फीचर होता है वो फीचर हमारे पास एक्सट्रैक्ट होकर पूल्ड फीचर मैप पर आ जाता है, और उसके अलावा जो नॉन इंपॉर्टेंट डेटा है इन टर्म ऑफ द टेस्टिंग या प्रोडक्शन वो हम रिड्यूस कर देते हैं। तो लास्ट में ये बताया गया है कि जो सबसे ज्यादा फेमस अप्रोच है वो मैक्स पूलिंग है। ठीक है, मैक्स पूलिंग क्या है इसको हम प्रैक्टिकली यहाँ करके भी देखते हैं और उसके बाद देखते हैं कि इसके अलावा भी पूलिंग के टाइप्स हो सकती हैं तो वो किस तरह की। तो इस वक्त जो हमारे पास फीचर मैप मौजूद है वो बिल्कुल वही है जो लास्ट टाइम तक, या फिर एडिशनली मैंने एक फीचर मैप यहाँ पर बनाया हुआ है। अगर मैं प्रीवियस इमेज की बात करूँ तो वहां पर जो नंबर्स थे वो 1-1 के फॉर्म पे ही मौजूद थे। तो यही वजह है कि वहां पर फीचर मैप को मैक्स पूलिंग में कन्वर्ट करते वक्त हम ज्यादा चेंजेस नहीं देख सकते। तो इसी वजह से मैंने फीचर मैप को चेंज किया है। ऑल्दो जो डेफिनेशन इन टर्म ऑफ द वर्किंग इसमें होगी वो भी उसी इमेज पे भी होगी जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यानी कॉन्वोल्यूशनल से ओनली कॉन्वोल्यूशनल अप्लाई करने के बाद जो हमारे पास फीचर मैप आया था। तो मैक्स पूलिंग क्या कहता है? मैक्स पूलिंग ये कहता है कि आप सबसे पहले तो डिसाइड करें कि 2x2 का आपको एक मैट्रिक्स फॉर्म करना है, विच मीन एज लाइक दिस। ठीक है, और इस 2x2 मैट्रिक्स पर आप देखेंगे कि जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी आप उसे सेपरेट कर लोगे। ठीक है, तो अगर मैं इस फीचर मैप में बात करूं तो सबसे पहले जो हमारा एरिया अलॉट होगा वो ये होगा। तो इस एरिया के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू है 0-1-0-1 में वो 1 है, तो मैं इसको सेपरेट करके यहाँ पर लिख सकता हूँ 1। इसी तरह से मैं अपने इस मैक्स को यानी पूलिंग लेयर को वो आगे मूव करके लेके जाऊंगा। दूसरे में भी हमने देखा वो 1 है। फिर हमारा ये जो पार्ट है वो बाहर की तरफ चला जाएगा, ऑल्दो इससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है, हम इन दोनों वैल्यू को कंसिडर करेंगे। इसमें से मैक्सिमम वैल्यू 0 है तो हमने 0 लिख दिया। फिर ऑनवर्ड ये इस तरह से नीचे की तरफ आ गया। मैक्सिमम वैल्यू देखा 1-1-0-4 में से 4 मैक्सिमम है, 4 हमने लिख दिया। इसी तरह 1-2 एंड 2-1 में मैक्सिमम वैल्यू 2 है, वो हमने लिख दी। सेम एज इट इज अबव ये चीज आगे की तरफ चले जाएगी। 1-0 बचेगा तो 1-0 में मैक्सिमम 1 है। फिर हम नीचे आएंगे 0-0 में 0 है, 1-2 में 2 है, और इसी तरह एट लास्ट जो 1 वैल्यू है वो इस फॉर्म पे यहाँ पर आ जाएगी। तो इस तरह से मैक्स पूलिंग को हम कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारे पास फीचर मैप था जो ऑलरेडी इन टर्म ऑफ द रिड्यूस फॉर्म था वो मजीद रिड्यूस होकर किस फॉर्म पर आ गया? पूल्ड फीचर मैप पर। ओके, उसके बाद बारी आती है उस अंडरस्टैंडिंग की। ऑल्दो जो काम हमने पिक्सल्स के फॉर्म पर किया, ओरिजिनली अगर आप किसी इमेज पे कर रहे होते हो तो उसकी रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होती है, और साथ ही साथ जो फेमस हमारे पास पूलिंग है वो मैक्स के अलावा हमारे पास एवरेज भी है, ऑल्दो हम सम पूलिंग भी इस्तेमाल करते हैं। उसके हवाले से बताता हूँ। मैक्स पूलिंग हम देख चुके हैं। एवरेज पूलिंग से मुराद ये है कि अगर मैंने 2x2 पिक्सल्स लिया हुआ है तो इस 2x2 पिक्सल के अंदर जितनी वैल्यू है उनको सम करूंगा, सम करने के बाद उसे 4 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये हमारी एवरेज पूलिंग बन जाएगी, जिस तरह यहाँ पर दिखाया जा रहा है 2, 3, 6, 7। और इसी तरह सम पूलिंग में ये होगा कि तमाम वैल्यू सम होने के बाद यहाँ पर उनका सम लिखा जाएगा। तो सबसे ज्यादा जो फेमस है वो मैक्स पूलिंग है, जो कि ट्रेनिंग और टेस्टिंग में ज्यादा एप्रोप्रिएट मैनर में वर्क करता है। यही वजह है कि हमने मैक्स पूलिंग को इस्तेमाल किया। इमेज की बात करूं तो हमारे पास आप देख रहे हैं कि रेक्टिफाइड फीचर मैप है, और हमें पता है कि कॉन्वोल्यूशनल लेयर के अंदर हम जब कॉन्वोल्यूशनल अप्लाई करते हैं, विच मीन डिफरेंट टाइप्स के लेयर अप्लाई करते हैं, तो उसके बाद हमें रेक्टिफायर यानी रीलो फंक्शन की जरूरत होती है, जिसके जरिए से हम लिनियरिटी जो इमेज में मौजूद होती है उसे खत्म करते हैं। यही वजह है कि ओनली नॉन नेगेटिव वैल्यू यहाँ पर मौजूद है, और उस इमेज पर, ठीक है,
आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, इस इमेज पर जब हमने पूलिंग सम अप्लाई किया तो वो इस फॉर्म पर प्लॉट हो चुका है, और इसी तरह जब हमने मैक्स पूलिंग अप्लाई किया तो ये इस फॉर्म पर प्लॉट हो चुका है। ऑल्दो हम जानते हैं कि ये जो इमेजेस सम या मैक्स के फॉर्म पर आएंगे ये ह्यूमन के लिए तो अंडरस्टैंडेबल नहीं है, लेकिन इन टर्म ऑफ द मशीन अंडरस्टैंडिंग ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यही वजह है कि सेकंड स्टेप में हम पूलिंग को अप्लाई करके अपनी इमेज को इन टर्म ऑफ द इनपुट इस फॉर्म पर प्लॉट कर देते हैं, जिसके जरिए से जो हमारा इंपॉर्टेंट फीचर पार्ट होता है वो हाईलाइट हो जाता है। आगे चलते हैं। तो अब हमारे पास जो कंप्लीटली यानी इस लेवल तक जो कॉन्वेंशनल नेटवर्क बना वो बिल्कुल उसी फॉर्म पे कि सबसे पास हम पहले हमारे पास इनपुट इमेज थी, फिर हमने डिफरेंट कॉन्वेंशनल फीचर मैप अप्लाई किया उसके अंदर, उसके बाद हमने रेक्टिफायर उसमें इस्तेमाल किया तो हमारे पास फीचर मैप आ गया। फीचर मैप के बाद हमने पूलिंग लेयर अप्लाई की और उसके बाद हमारे पास फीचर पूल लेयर के फॉर्म पर इमेज आ चुकी है। उसके बाद बारी आती है थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट की जो कॉन्वेंशनल न्यूरल नेटवर्क के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम कहते हैं फ्लैटनिंग। तो फ्लैटनिंग के हवाले से बताया जाता है कि ये कन्वर्ट करता है आपके जो डेटा है उसको वन डायमेंशनल एरे में या वेक्टर की फॉर्म पर कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि जो आपके पास पिक्सल्स जो कि पूल्ड फीचर मैप के फॉर्म पर थी वो रिड्यूस होगी वेक्टर फॉर्म पर। जब वेक्टर फॉर्म पर आएगी तो यकीनी तौर पे वो कॉन्वेंशनल न्यूरल नेटवर्क का क्या बन जाएगी? इनपुट बन जाएगी। देखते हैं इस चीज को। तो ये फीचर मैप है हमारे पास, रिड्यूस होकर फाइनली इस फॉर्म पर आ चुका है। अब हमें क्या करना है? इसको एक वेक्टर फॉर्म पे या वन डायमेंशनल एरे के फॉर्म पर लाना है इन टर्म ऑफ द इनपुट। तो इनपुट लाने के लिए मैं लिखूंगा 1 1 0 4 2 1 0 2 and 1, और इस तरह से ये उसी फॉर्म पर आ जाएगी जिस तरह से हमारे पास इनपुट लेयर होता है। तो हमने इसको इनपुट लेयर बना दिया। तो हमने रीड किस तरह से किया? दिस फॉर्म, देन दिस फॉर्म एंड फाइनली दिस फॉर्म। तो हमने हर एक रॉ को एक ही कॉलम में कन्वर्ट कर दिया और इस प्लॉटेड फॉर्म को हम क्या कहते हैं? फ्लैटनिंग। तो इस तरह से हम अपने पूल फीचर मैप को एक वेक्टर फॉर्म पे कन्वर्ट कर देते हैं ताकि वह जब वो ऑनवर्ड आगे की तरफ जाएगा तो वो अपने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का क्या बन जाएगा? इनपुट लेयर बन जाएगा। इसी चीज को हम फ्लैटनिंग कहते हैं। तीसरा स्टेप भी हमने देख लिया। तो तीसरे स्टेप्स को ऐड करने के बाद जो हमारे पास कॉन्वेंशनल लेयर बनेगी वो सबसे पहले इंडिविजुअल इमेज जो सेपरेट थी, कॉन्वेंशनल, रेक्टिफायर के बाद पूल लेयर के बाद हमने उसमें क्या इस्तेमाल किया? फ्लैटनिंग इस्तेमाल की, जिसके जरिए से हम वन डायमेंशनल एरे में यानी वेक्टर फॉर्म पर हमने उसको प्लॉट कर दिया। उसके बाद बारी आती है फुली कनेक्टेड कनेक्शन की, जो कि हमारा 4 एंड फाइनल स्टेज है कॉन्वेंशनल लेयर के अंदर। और आप देख रहे हैं कि जो हमारी इमेज है, इमेज के अंदर ये वो पार्ट है जो फ्लैटनिंग था। ठीक है, तो फ्लैटनिंग को मैंने उसी स्टेज पे कहा था कि ये हमारा क्या है? इनपुट है। ठीक है, और अब ये इनपुट पार्ट हमारा उसी ANN जो कि हम ऑलरेडी फर्स्ट सेशन पर डिस्कस कर चुके हैं कि ANN क्या है, किस तरह से वर्क करता है, उससे आके कनेक्ट होगा। ये हमारे हिडन लेयर आ गए। ठीक है, मल्टीपल हिडन लेयर हो सकते हैं और फाइनली ये हमें प्रेडिक्ट करके बताएगा कि डॉग या फिर कैट है। तो इसके बाद हमारे पास जो फाइनली इमेज बनेगी कंप्लीट कॉन्वेंशनल न्यूरल नेटवर्क की, वो इस तरह से बनेगी कि सिंपल इमेज, कॉन्वेंशनल लेयर्स डिफरेंट टाइप्स के, और उसके बाद हमने उसमें रेक्टिफायर अप्लाई किया, फिर पूलिंग लेयर की, पूलिंग लेयर के बाद हमने फ्लैटनिंग की, और फ्लैटनिंग हमारा इनपुट पार्ट बना, और उसके बाद ये ऑनवर्ड आगे की तरफ चला गया। तो होपफुली आपको ये चारों जो स्टेप्स थे क्लियर होंगे। कोई भी इससे रिलेटेड सवाल है आप कमेंट सेशन पे मुझसे फौरन पूछें, कोशिश करूंगा कि आपको ऑन टाइम उस हवाले से जवाब दे सकूं। अब हमें ये बात समझनी है कि जो प्रीवियस स्लाइड के अंदर हमारे पास फुली कनेक्टेड लेयर आई, इसके अंदर क्या काम हो रहा है। हमें पता है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के अंदर जो हमारा इनपुट लेयर है उसके कुछ इनपुट्स पॉइंट हैं, और इनपुट पॉइंट्स हमारे पास फैक्टर के फॉर्म पर हैं। उसके बाद हम डिफरेंट हिडन लेयर का इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद जो आपने इनपुट इमेज दी है उस बिहाफ पर आपकी प्रोडक्शन होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कैट्स एंड डॉग के दरमियान डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं या इसके जरिए से अपनी मशीन को ट्रेन कर रहे हैं ताकि इन फ्यूचर आप प्रेडिक्ट करवा सकें कि जो न्यू इनपुट मशीन को दी जा रही है वो डॉग की है या फिर कैट की है। तो अब अगर आप थोड़ी देर के लिए ये एज्यूम करो कि इस वक्त जिस इमेज को तुम ट्रेनिंग स्टेज पर ANN के अंदर एज अ इनपुट फ्लैटनिंग लेयर पर दे रहे हो, उसमें जो इमेज थी वो ओरिजिनली क्या थी? डॉग की थी। तो इस इनपुट के बिहाफ पर जो हमारी प्रोडक्शन आई वो 95% क्या आ गई? डॉग की, और 5% किसकी आ गई? कैट की। ठीक है, तो इस बिहाफ पर हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो 0-1 का कॉम्बिनेशन होता है वो डॉग के लिए 1 है और कैट के लिए 0 है। लेकिन अब बात ये होती है कि एक्चुअली जो 95% और इसी तरह 5% की प्रोडक्शन आ रही है,
इनका सम भी किसके बराबर हो रहा है 100 के, ठीक है 100% के, विच मीन इन टर्म ऑफ द प्रोबेबिलिटी ये 1 के बराबर है। तो ये सवाल पूछा जाता है या ये सवाल पूछा जा सकता है कि एक्चुअली ये मशीन को कैसे पता चलता है कि जब प्रोडक्शन हो रही है तो 95 डॉग के लिए तो 5 रिजर्व करना है किसके लिए, कैट के लिए। तो इस चीज को समझने के लिए अब हम मूव होंगे उस एक्टिवेशन फंक्शन पर जहां पर हम इसे इस्तेमाल करके इस चीज के लिए कैपेबल बनाते हैं कि ये प्रोडक्शन का जो भी सम होगा वो हमेशा 1 के बराबर होगा, ठीक है। उस चीज को हैंडल करने के लिए जिस एक्टिवेशन फंक्शन का हम इस्तेमाल करते हैं इसे हम सॉफ्टमैक्स एक्टिवेशन फंक्शन कहते हैं। सॉफ्टमैक्स एक्टिवेशन बिल्कुल स्टार्टिंग पे जब मैं एक्टिवेशन पढ़ा रहा था तो मैंने वहां पर तफसीलन बात की थी कि डिफरेंट टाइप के एक्टिवेशन लीनियर और नॉन लीनियर हो सकते हैं, और फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि सॉफ्टमैक्स का इस्तेमाल ज़्यादातर उस वक्त उन मौके पर होता है जब हमारे पास जो प्रोडक्शन वैल्यू होती है वो मल्टीपल क्लासिफिकेशन की होती है। लेकिन इस वक्त जो क्लासिफिकेशन है वो बाइनरी है, लेकिन उसके बावजूद भी हम क्या कह रहे हैं, सॉफ्टमैक्स एक्टिवेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस चीज़ को एक एग्जाम्पल से समझते हैं, बात समझ में आएगी। आपको पता होगा कि जब हम हिडन लेयर पर होते हैं तो हिडन लेयर के अंदर हम रीलो एक्टिवेशन फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं जब तक हम ANN पे मौजूद थे, और जो हमारे पास आउटपुट फंक्शन होता था उसके अंदर हम क्या इस्तेमाल करते थे, सिग्मॉइड इस्तेमाल करते थे, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सिग्मॉइड, और इन टर्म ऑफ द ग्राफ अगर बात करूँ तो सिग्मॉइड कुछ यूं ग्राफ हुआ होता है कि इसकी वैल्यू 0.5 की होती है, ये 0 होती है और ये 1 होती है, ठीक है, जो हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं जब मैं मशीन लर्निंग या डेटा साइंस के हवाले से बता रहा था। अगर इन चीज़ों के हवाले से पता नहीं है तो पहले वो वीडियो देखो जो मैं ऑलरेडी सॉफ्टमैक्स के अंदर इन चीज़ों को डिस्कस कर चुका हूँ मिनी कोर्स में, तो आप बेहतर तरीके से समझेंगे। अब अगर मैं इस स्टेज पर सिग्मॉइड ही इस्तेमाल करता हूं तो यकीनी तौर पे कुछ वेट्स होंगी जिसकी बिहाफ पर इसकी वैल्यू स्ट्रेंथ के साथ डिफाइन कर रही होगी कि इन न्यूरॉन्स की बिहाफ पर डॉग की जो स्ट्रेंथ है इन टर्म ऑफ द आउटपुट वो फॉर एग्जांपल 90 है, ठीक है। तो सिग्मॉइड इस्तेमाल कर रहा हूं, उन्होंने ये प्रेडिक्ट कर दिया कि वैल्यू यहां पर मौजूद है, इस बिहाफ पर इसकी प्रोडक्शन 90% है। सेम सिग्मॉइड किसके लिए भी अप्लाई होगा, कैट के लिए भी अप्लाई होगा। कैट के जो न्यूरॉन्स थे उनकी स्ट्रेंथ वीक थी, इस वीक के बिहाफ पर इन्होंने यानी हमारे मॉडल ने प्रेडिक्ट किया कि 35% चांस है कि ये क्या होगा, कैट होगा। अब देखो कि जब मैं इनका सम निकालूंगा तो यकीनी तौर पे ये किसके बराबर आ जाएगा, ग्रेटर देन 100 के अराउंड आएगा। तो जब ये ग्रेटर देन 100 के अराउंड आया तो अब हमारी जो प्रोबेबिलिस्टिक प्रॉब्लम थी वो क्या हो गई, फॉल्स पोजीशन पे चली गई। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारा सम 100% के बराबर नहीं होगा तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि जो हमारी प्रोबेबिलिटी है विद रिस्पेक्ट टू द प्रेडिक्शन वो कितने हद तक बेहतर है। लिहाजा इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम सॉफ्टमैक्स एक्टिवेशन का इस्तेमाल करते हैं, जिस बेस पर जिनकी वैल्यूज का ऑल्दो 2 बाइनरी आउटकम के फॉर्म पर आउटपुट हो या फिर 4 के फॉर्म पर हो, तो उनकी जो वैल्यूज का सम होगा वो हमेशा 1 के बराबर होगा। इस चीज के लिए सॉफ्टमैक्स का इस्तेमाल होता है। अब हम समझते हैं कि एक्चुअली सॉफ्टमैक्स की डेफिनेशन क्या है और वो किस तरह से वर्क करती है। तो इन मैथ्स रूल द सॉफ्टमैक्स फंक्शंस आल्सो नोन एज सॉफ्ट आर्गुमेंट मैक्स और नॉर्मलाइज्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन is a function that takes as input a vector of k real number। सबसे पहले ये फंक्शन क्या लेगा, k number of the vector form से नंबर लेगा and normalize it into a probability distribution consisting of k probabilities proportional to the exponential of the input number। यानी जितनी प्रेडिक्शन की वैल्यूज आ रही होंगी, ऑल्दो वो कैट्स डॉग के लिए हो या लॉयन बर्ड्स के लिए हो, जितने भी नंबर्स ऑफ आउटपुट हैं आपके पास, जिसको यहाँ पर ये वेक्टर ऑफ के कह रहे हैं, ये नंबर्स लेने के बाद उनको क्या करेगा, नॉर्मलाइज करेगा। नॉर्मलाइज किस फॉर्म पर करेगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे। जब ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पर इसको डिवाइड करेगा तो उनका सम हमेशा किसके बराबर आएगा, उन तमाम वैल्यूज का सम बराबर होगा उनके। तो ये इसकी डेफिनेशन थी और ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये सॉफ्टमैक्स का फॉर्मूला किस तरह से वर्क करता है कि फॉर एग्जांपल आपकी प्रोडक्शन डॉग्स के लिए कुछ भी आती है, Z आती है फॉर एग्जांपल, मैं इसको कहता हूं Z1, और कैट के लिए आती है Z2। तो जो भी इसकी वैल्यू है वो इस फॉर्मूले में Z की जगह फिट होगी और फिट होने के बाद ये एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म पर हमें वैल्यू प्रोवाइड करेगा और उस वैल्यू की बिहाफ पर हम देखेंगे कि जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है वो हमारे पास 1 वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा और जो 0 है, आई मीन लेस देन 9 है या 8 है, वट जो भी वैल्यूज ऊपर आई है पहली, उसको हम 0 पे प्रेडिक्ट कर देंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि 90% चांस है इस फॉर्मूले के रिस्पेक्ट से Z1 की वैल्यू कि वो डॉग है, और कैट की बिहाफ पर देखें तो 0.1, इस बिहाफ पर जो इनका सम होगा वो 1 के बराबर होगा। और अगर मैं बाइनरी आउटकम के फॉर्म पर बात करूं जिसे हम 1
हॉट इनकोडर फॉर्मेशन कहते हैं जिसके बिहाफ पर हमारी वैल्यू कन्वर्ट होती है, तो मैं कह सकता हूँ 0.9 विच मीन 90% 1 के बराबर हो जाएगा, और जो हमारा 0.1 या 10% है वो 0 के बराबर में 1 हॉट इनकोडर में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसके बिहाफ पर हम 0-1 पे प्रेडिक्शन करते हैं। तो होपफुली ये बात क्लियर होगी कि हम सॉफ्टमैक्स एक्टिवेशन क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। सॉफ्टमैक्स एक्टिवेशन फंक्शन क्या करता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर हमें उतनी ही प्रोबेबिलिटीज कन्वर्ट करके देता है जितने हमारे नंबर ऑफ द आउटकम्स होते हैं या प्रेडिक्टेड वैल्यूज होती हैं। अब बारी ये आती है कि एक्चुअली ये हमने एक्टिवेशन फंक्शन तो मालूम कर लिया, तो अब हम लॉस फंक्शन कैसे मालूम करेंगे। लॉस फंक्शन से क्या मुराद है कि आपको पता होगा कि बैक प्रोपगेशन का कॉन्सेप्ट ही इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम अपने लॉस फंक्शन को क्या कर सके, कम कर सके, ठीक है। लिहाजा लॉस फंक्शन को हैंडल करने के लिए कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के अंदर क्रॉस एंट्रोपी को इस्तेमाल किया जाता है। कोई शख्स ये भी पूछ सकता है कि क्रॉस एंट्रोपी की जगह हम मीन स्क्वायर एरर भी तो मालूम कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन एरर भी मालूम कर सकते हैं, तो हम क्रॉस एंट्रोपी ही क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी वजह हम नेक्स्ट स्लाइड पे जानेंगे। पहले हम ये समझते हैं कि क्रॉस एंट्रोपी क्या है और वो किस तरह से वर्क करती है। तो क्रॉस एंट्रोपी इज अ कॉमनली यूज इन मशीन लर्निंग एज अ लॉस फंक्शन। क्रॉस एंट्रोपी इज अ मेजर्स फ्रॉम द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन थ्योरी बिल्डिंग अपॉन एंट्रोपी and generally calculating the difference between two probability distribution। जैसे कि प्रीवियस स्लाइड पे मैंने आपको बताया कि सॉफ्टमैक्स हमारे पास प्रेडिक्टेड वैल्यूज के क्या दे रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन दे रहा है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और क्रॉस एंट्रोपी उन्हीं डिस्ट्रीब्यूशन के दरमियान डिफरेंस को क्रिएट करता है, आई मीन डिफरेंस को काउंट करता है, और काउंट करने के बाद हमें टोटल नंबर ऑफ द लॉस फंक्शन बताता है कि अगर लॉस फंक्शन हमारे पास प्रेडिक्शन के रिस्पेक्ट से प्रेडिक्शन 90% थी तो इसका लॉस कितना है, और इसी तरह कैट की प्रेडिक्शन अगर 10% थी तो इसका लॉस कितना है। लिहाजा इस चीज को अगर फॉर्मुलाइज तौर पे देखा जाए तो फर्स्ट फॉर्मूला हमारे पास उसी लॉस फंक्शन का है, और इसको अगर हम जनरलाइज फॉर्म पे कन्वर्ट करें तो ये इस तरह से हो जाता है, जहां पर हमारे पास h क्रॉस एंट्रोपी के लॉस फंक्शन को जाहिर कर रहा है। हमारे पास जो q है यहाँ पर, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को जाहिर कर रहा है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि एरो में मैंने 9 और 1 लिखा हुआ है, ये वही 9 और 1 है जो हमारे पास यहाँ पर आया हुआ था। तो हम q को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे सॉरी q को हम रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर अपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से, जबकि जो हमारे पास p है वो हमारा वही हॉट इनकोडर है जो हम मशीन लर्निंग के अंदर कन्वर्ट करते हैं कि जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है हम उसे 1 कर देते हैं, और उसके अलावा जितनी भी वैल्यूज हैं हम उसको 0 में कन्वर्ट कर देते हैं। दूसरी बात ये कि 0 में कन्वर्ट करने से, यानी 1 हॉट इनकोडर पे कन्वर्ट करने से फायदा क्या हुआ कि हम सिर्फ और सिर्फ जब इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर रहे होंगे तो जितनी भी वैल्यू 0 होंगी, फॉर एग्जांपल अभी तो हम बाइनरी आउटकम पे बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास ऐसी कोई प्रेडिक्शन है जिसमें 10 वैल्यूज है, तो जो हायर प्रोबेबिलिटी होगी हम उसको 1 में कन्वर्ट करेंगे और बाकी तमाम वैल्यू को 0 कर देंगे। उससे फायदा ये होगा कि log 0 हमें मालूम करने की जरूरत होगी नहीं, ठीक है ना। तो यही वजह है कि हमें पहले ही रेंज में प्रोडक्शन की वैल्यू इन टर्म ऑफ द लॉस फंक्शन पता चल जाएगी, और जो ट्रिकी कॉन्सेप्ट होता है दूसरे लॉस फंक्शन में मालूम करने की, उससे हम बच जाते हैं और बड़े आसानी के साथ क्रॉस एंट्रोपी को यूज करते हुए अपने कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क की प्रेडिक्टेड वैल्यू को जनरलाइज फॉर्म पर लॉस फंक्शन उसके मालूम कर पाते हैं। इस चीज को अगर मैं समराइज करूं और बहुत आसान लफ्जों में बताऊं तो ये दोनों स्नैप बड़ी फेमस हैं, आपको बड़े आसानी के साथ गूगल पे मिल जाती हैं। तो मैंने इस स्लाइड के अंदर इन दोनों चीज़ों को इसलिए ऐड किया क्योंकि बड़े आसानी के साथ एक छोटे फॉर्मूले और छोटी एग्जाम्पल के साथ इन चीज़ों को समझाया गया। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपने लेफ्ट साइड इमेज पे। लेफ्ट साइड इमेज पे आप देख रहे हो कि यहाँ पर हमारे पास प्रेडिक्टेड वैल्यू y है, ठीक है ना। y कोई भी वैल्यू हो सकती है जो फाइनली हमें जनरलाइज करके दे रही है। तो जो हमारे पास सॉफ्टमैक्स का फॉर्मूला था, सॉफ्टमैक्स को जो वैल्यू चाहिए होती है जो एज अ इनपुट, उसको हम लॉजिट्स कहते हैं, ठीक है ना। लॉजिट्स क्या है? वो इनपुट वैल्यू है जिसके बिहाफ पर सॉफ्टमैक्स वैल्यू अपने y वैल्यू को देखते हुए या काउंट करते हुए तमाम जितने नंबर ऑफ वाइज होंगे उसकी बिहाफ पर प्रोबेबिलिटी काउंट करके दिखाएगा। जैसे आप y की वैल्यू देख रहे हो 2.0, 1.0, 0.1, ठीक है। जैसे मैंने स्टार्टिंग पे बताया कि अगर मैं यहाँ पर सिग्मॉइड इस्तेमाल करूंगा तो अलग अलग प्रोबेबिलिटी बताएगा, सॉफ्टमैक्स इस्तेमाल करूंगा तो जनरलाइज फॉर्म पे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, उनका सम किसके बराबर होगा? 1 के। तो यही वजह है कि जो लॉजिस्ट की वैल्यू थी 2.0, 1 या 0.1, उसके बिहाफ पर फॉर्मूले में वो वैल्यू पुट हुई, उसके बिहाफ पर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटीज की देखें 0.7, 0.2 और 0.1, द सम ऑफ दीज ऑल वैल्यू इक्वल टू 1। उसके बाद बारी आती है क्रॉस एंट्रोपी की। तो क्रॉस एंट्रोपी पे आप इसी फॉर्म को यहां से देखें तो यहां पर बात और भी बेहतर तरीके से समझ में आएगी। तो जो क्रॉस एंट्रोपी का फॉर्मूला था हमारे पास, जो हम प्रीवियस स्लाइड पे डिस्कस कर चुके हैं, हमने इंडिविजुअली उन तमाम वैल्यूज को देखी,
ठीक है। यहाँ पर एस जो है वो इस डिस्ट्रीब्यूशन को जाहिर कर रहा है, जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास यहाँ पे 0.9 0.1 है, यहाँ पर फॉर्मूले के रिस्पेक्ट से, प्रॉब्लम के रिस्पेक्ट से 0.7 0.2 0.1 है। हमने इन वैल्यू को यहाँ पर फिट की और ये हमारा वो हॉट इनकोडर है या लेबलिंग है जो मशीन लर्निंग के अंदर हम प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के इस्तेमाल करते हैं। इनकी तमाम वैल्यूज यहाँ पर आएगी और उसके बेस पर हमारा जो एंट्रोपी का फॉर्मूला है वो वर्क करेगा और उसके बाद हमें टोटल नंबर ऑफ द लॉस फंक्शन पता चल जाएगा विद रिस्पेक्ट टू द जो भी प्रोडक्शन हमारी वैल्यू आई है। तो होपफुली ये तमाम बातें आपको क्लियर होंगी कि एक्चुअली कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के अंदर पैडिंग का कॉन्सेप्ट क्या था और इसी तरह हमने फ्लैटनिंग को देखा क्या है और फिर हमने कंप्लीट कन्वोल्यूशनल लेयर्स को देखा। फुली कनेक्टेड के अंदर हम किस तरह से प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं वैल्यू को। फिर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ को हमने डिस्कस किया, सॉफ्टमैक्स एक्टिवेशन का इस्तेमाल हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है, सिग्मॉइड हम क्यों नहीं कर रहे हैं। फिर लॉस फंक्शन के हवाले से मैंने बताया कि एक्चुअली लॉस फंक्शन हम क्रॉस एंट्रोपी इस्तेमाल कैसे करेंगे और फिर फाइनली हमारी एक बात यहाँ रहती है कि हम सॉफ्टमैक्स क्रॉस एंट्रोपी को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो क्लासिफिकेशन एरर हमारे पास क्या होता है। क्लासिफिकेशन एरर पे हमें सिर्फ और सिर्फ ये गाइडलाइन मिलती है कि एक्चुअली फॉर एग्जांपल तुम तीन दफ़ा अपनी मशीन को एज अ इनपुट ट्रेन करते हो और उसमें देखते हो कि वन टाइम जो प्रेडिक्शन है वो रॉन्ग है आउट ऑफ दी 3, ठीक है। तो जो भी इसकी एक्स वैल्यू आएगी वो हमारा क्या होगा, लॉस फंक्शन होगा, ठीक है। 3 में से 1 रॉन्ग टाइम हुआ तो उसकी डिवाइड पर हमने ये बता दिया। इसी तरह से रूट मीन स्क्वायर एरर है, ये भी हम कर चुके हैं और इसके बेस पर भी कोई भी वाई वैल्यू आ जाएगी। और इसी तरह क्रॉस एंट्रोपी है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसके फॉर्मूले के बिहाफ पर जेड वैल्यू आएगी। तो अब क्रॉस एंट्रोपी मालूम करने की वजह ये है कि क्रॉस एंट्रोपी लॉग फॉर्म पर मौजूद है, यानी फॉर्मूले पे लॉग मौजूद है जो इस बात को इंडिकेट करता है कि जो माइनर से माइनर वेट की जो चेंजेस होंगी जिसकी वजह से लॉस फंक्शन हमारा या इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा होगा वो उन माइनर से माइनर वैल्यू को हैंडल करता है और उसके बिहाफ पर अपनी ट्रेनिंग को इनहेंस करता है। अगर इसी चीज को तुम रूट मीन स्क्वायर से कंपेयर करोगे तो वहां पर जब हमारे वेट की वैल्यू या बाइस की वैल्यू माइनर होगी और माइनर होने के बिहाफ पर हमारा कोई लॉस फंक्शन गेन या फिर लॉस हो रहा होगा तो वो उन छोटी छोटी चीजों को कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, हैंडल नहीं कर पाएगा। तो यही वजह है कि हम उन चीजों को हैंडल करने के लिए क्रॉस एंट्रोपी का इस्तेमाल करते हैं। एट लास्ट मैं 2 आपको आर्टिकल शेयर करना चाहूंगा जिसके अंदर आप और भी बहुत बेहतर तरीके से इन तमाम चीज़ों को समझ सकते हैं जो तमाम चीज़ें मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से अभी तक बताई हैं। होपफुली कोई भी आपको सवाल हो, मैं समझता हूं कि आप बड़े आसानी के साथ ये चीज़ें समझ चुके होंगे। कोई भी सवाल है मुझे कमेंट सेशन पर ज़रूर बताओ, वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करो यार, ताकि मैं समझ सकूँ कि आपको बात कितने हद तक समझ में आई है। दोनों आर्टिकल्स आपको मैं शेयर करता हूँ और शो करता हूँ कि इसमें क्या चीज़ें मौजूद हैं और कितने आसानी के साथ आप एडिशनल कॉन्सेप्ट इसमें हासिल कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैंने विकीपीडिया से एक आर्टिकल यहाँ से शेयर किया हुआ है जिस पे आप बहुत अच्छे तरीके से तमाम फार्मूले को समझ सकते हैं। जो फार्मूला मैंने सिर्फ शॉर्टली डिफाइन किया हुआ है और क्या मैथ्स बिलोंग करती है और बिहाइंड क्या लॉजिक है, वो तमाम चीज़ें यहाँ से आप समझ सकते हैं। जबकि जो दूसरा आर्टिकल है अंडरस्टैंडिंग बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी लॉस फंक्शन या लॉग लॉस विजुअल एक्सप्लेनेशन क्या है, तो उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से विजुलाइज किया हुआ उन तमाम चीज़ों को कि किस तरह से एक माइनर वैल्यू को हैंडल कर रही होती है चीज़ें। तो मैं सजेस्ट करूँगा आप इन दोनों चीज़ों को पढ़ें और बहुत बेहतर तरीके से आप वो तमाम कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं कि सॉफ्टमैक्स का क्रॉस एंट्रोपी के साथ कैसा कॉम्बिनेशन है और वो किस तरह से कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क में लॉस फंक्शन को हैंडल कर रहा होता है। ऑल्दो इससे रिलेटेड जितने भी वीडियो है वो मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। आप डायरेक्टली यूट्यूब पे जाकर फहद हुसैन ट्यूटोरियल से मुझे सर्च कर सकते हैं। उसके बाद आप मेरी प्लेलिस्ट बनाएंगे और उसके बाद तमाम वीडियो से फैसिलिटेट हो सकते हैं जो मैं डे टू डे ऐड कर रहा होता हूँ। इसके अलावा जो भी स्लाइड सेशन या कोड सेशन होता है आप डायरेक्टली fahadhusaincs.blogspot.com पर आएंगे जो कि हर एक यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मौजूद है और ये हमारा एक सेपरेट टैब है डीप लर्निंग का, जिसमें आने के बाद आप तमाम स्लाइड्स या फिर जो भी कोड सेशन होता है वो क्लिक टू डाउनलोड करके फैसिलिटेट हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।